मैं अनुराग मिश्रा आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल एजुकेशन पर स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में ही बताया था कि मैं आपको किस तरीके से या हमारी जो पूरी टीम है आपको किस तरीके से पढ़ाएगी, वो आपको पिछली वीडियो में ही बता दिया गया था। और मैंने आपको बताया था कि मैं आपको भारतीय इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जो कि मेरे द्वारा ही पढ़ाया जाएगा। तो मैं आज आपके सामने भारतीय इतिहास पढ़ाने आया हूँ। और भारतीय इतिहास में हमारा जो जो टॉपिक रहने वाला है, जो कि UPSSC आयोग द्वारा निर्धारित किया गया है, वो आपके सामने सारे टॉपिक लिखा हुआ है। और हमको आने वाले कुछ दिनों तक इसी टॉपिक को पढ़ाई करना है। तो अगर हम भारतीय इतिहास की बात करें तो भारतीय इतिहास के अंतर्गत हमको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, हमको गिने चुने ही टॉपिक पढ़ने हैं। जैसे कि पहला टॉपिक है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता। अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता लिखने का मतलब ही है कि हमें पूरा सिंधु घाटी सभ्यता को कवर करना है। सिंधु घाटी सभ्यता में हम कोई भी टॉपिक को छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि इसमें स्पेशली कहा गया है, लिखा हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता। और दूसरा जो टॉपिक है हमारा वैदिक संस्कृति, वैदिक संस्कृति को भी आपको पढ़ाया जाएगा। उसके बाद जो हमारा तीसरा टॉपिक है वो है हमारा बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म की अगर मैं बात करूं तो उसमें सिर्फ आपको गौतम बुद्ध के बारे में ही पढ़ना है, वो भी गौतम बुद्ध के बारे में उनकी जीवनी पढ़नी है और उनके द्वारा जो दी गई शिक्षाएं हैं उनको पढ़ना है। और जो चौथा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जैन धर्म। जैन धर्म में तो हमारे वैसे कहने को तो 24 तीर्थंकर हैं, तो हमें 24 तीर्थंकर के बारे में न पढ़कर सिर्फ महावीर स्वामी के बारे में पढ़ना है। वो भी महावीर स्वामी के जीवनी के बारे में पढ़ना है और उनके द्वारा जो शिक्षाएं दी गई थी उसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होता है वो होता है हमारा मौर्य वंश। मौर्य वंश वैसे तो बहुत बड़ा है, लेकिन मौर्य वंश में भी UPSSC ने केवल और केवल सम्राट अशोक के बारे में पढ़ने के लिए कहा है। और जो हमारा प्रश्न पूछा जाएगा वो केवल और केवल सम्राट अशोक से रिलेटेड ही आएगा। वैसे तो इसमें चंद्रगुप्त मौर्य और हमारे बिंदुसार वैसे बहुत से शासक हुए हैं मौर्य वंश में, लेकिन हमें अगर स्पेशली पढ़ना है तो सिर्फ और सिर्फ सम्राट अशोक के बारे में पढ़ना है। वो भी सम्राट अशोक के बारे में जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सभी आपके सामने कराया जाएगा। और जो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं तो जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा गुप्त वंश। गुप्त वंश में केवल आपको दो ही शासक के बारे में पढ़ना है। पहला तो समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ना है, दूसरा हमारा चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पढ़ना है। उसके बाद अगर हम अपना नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा हर्षवर्धन। इनके बारे में भी पढ़ाई करनी है। उसके बाद हम बात करते हैं राजपूत काल के बारे में। उसके बाद राजपूत काल के बारे में हम पढ़ाई करेंगे सल्तनत काल के बारे में। सल्तनत काल के बारे के बाद उसके बाद हम लोग पढ़ाई करेंगे मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य को भी हमें पूरा कवर करना है। जिस चीज में स्पेशल ये ना कहा जाए कि हमको क्या पढ़ना है, इसका मतलब है कि हमें उस पूरे साम्राज्य के बारे में पढ़ना है। छोटे से छोटे जितने भी प्रकार के क्वेश्चन हमारे मुगल साम्राज्य, सल्तनत काल, राजपूत काल या इन सभी टॉपिक से बनते हैं, एक एक टॉपिक को आपको कवर कराया जाएगा। मुगल साम्राज्य के बारे में बात करने के बाद हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे मराठा साम्राज्य के बारे में बात करेंगे, मराठा काल के बारे में बात करेंगे, मराठा राज के बारे में बात करेंगे। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हमारा होगा ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, जो कि हमारा जो UPSSC का ये फेवरेट टॉपिक है। जो 1857 की क्रांति वगैरह हुई थी वो सब हम इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ लेंगे। उसके बाद जो हमारा इस भारतीय इतिहास का जो सबसे लास्ट टॉपिक होगा वो हमारा होगा ब्रिटिश राज का सामाजिक और आर्थिक प्रभाव। इनकी वजह से कौन कौन से सामाजिक प्रभाव पड़े और आर्थिक प्रभाव पड़े
इन सब को हम पढ़ते हुए चलेंगे। और इसके बाद आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में पढ़ाया जाएगा। तो जो जैसा है आपका एक एक टॉपिक आपका कवर कराया जाएगा, आपको भटकने की कहीं भी आवश्यकता नहीं है। जितना भी टॉपिक है आपको इस चैनल के माध्यम से पूरी तरीके से सांत्वना दिलाते हुए मैं कहता हूं कि एक एक टॉपिक आपका कवर कराया जाएगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक भारतीय इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता में। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने टॉपिक को, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को दो और नामों से भी जाना जाता है। पहला है कांस्य युगीन सभ्यता, दूसरा है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे पहला स्थल प्राप्त हुआ था वो हमारा हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुआ था, इसीलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। कांस्य युगीन सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस समय की जो मानव जाति थी वो हमारा कांसे का यूज करना स्टार्ट कर दिया था, इसलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। कांसे को कैसे बनाया जाता है ये आपको भी पता होगा। कॉपर में जब हम टीन को मिलाते हैं तो हमारे कांसे का निर्माण होता है। इसके पहले की जो सिंधु घाटी सभ्यता के पहले की जो मानव सभ्यताएं थी या मानव जाति वो सिर्फ कॉपर का यूज करना जानते थे। कॉपर मीन्स तांबा, तांबा का यूज करना जानते थे। लेकिन जैसे जैसे मानव का विकास होता गया उसने इस युग में, इस समय में आते आते कांसे का प्रयोग करना स्टार्ट कर दिया। ये सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता हमारी लौह धातु से परिचित नहीं थी। आगे चल के आपको पता चलेगा कि वो लौह धातु से कब परिचित हुए, और अब हम आपको बताएंगे कि आगे हमको इसको किस प्रकार से पढ़ना है सिंधु घाटी सभ्यता को। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहला जो टॉपिक है वो हमको काल निर्धारण के बारे में पढ़ना है कि इसका जो काल था वो किस ईसा पूर्व से लेके किस ईसा पूर्व तक था। दूसरा हमको पढ़ना है इसके महत्वपूर्ण स्थल के बारे में, और इस स्थल से कौन कौन से महत्वपूर्ण साक्ष्य प्राप्त हुए इसके बारे में पढ़ना है, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी कभी कभी महत्वपूर्ण स्थल के बारे में भी पूछ लेता है और वो किस नदी के किनारे में है ये भी पूछ लेता है। उसके बाद वहां से कौन से महत्वपूर्ण साक्ष्य प्राप्त हुए उसके बारे में भी पूछ लेता है। उसके बाद आपको पढ़ाएंगे हम उस सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजनाओं के बारे में और उस समय की संरचनाएं के बारे में। नगर योजनाओं के अंतर्गत हम आपको पढ़ाएंगे उस समय की कृषि व्यवस्था कैसी थी, उस समय वो लोग किस चीज़ का पशुपालन करते थे, उस समय उन लोग व्यापार कैसे करते थे, किस देश के साथ उनका व्यापार था, उस समय की धार्मिक प्रथाएं कैसी थी, उस समय की लिपियाँ कैसी थी, उस समय की मृदभांड कैसे यूज करते थे। आगे चल के आपको हर एक चीज़ बताया जाएगा। आपको एक भी चीज़ आपको ऐसा नहीं होगा कि नहीं बताया जाएगा। तो चलिए हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं काल निर्धारण से। काल निर्धारण से सबसे पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो आप लोग को ये सब तो लिखा ही हुआ है तो दिख तो रहा ही होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं काल निर्धारण से। तो इस क्षेत्र में सर्वप्रथम प्रयास जॉन मार्शल का रहा है। देखिए आप लोग के लिए इनका नाम बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इन्हीं की डायरेक्शन में हड़प्पा स्थल की खोज हुई थी। इन डायरेक्शन इनका था और उत्खननकर्ता हमारे थे राय बहादुर दयाराम साहनी। तो इस क्षेत्र में सर्वप्रथम प्रयास जो था वो जॉन मार्शल का रहा है। उन्होंने सन 1931 में इस सभ्यता की तिथि लगभग 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व निर्धारित किया। लेकिन जो अगर हमारा सर्वाधिक मान्य काल रहा है वो हमारा रेडियो कार्बन 14 जिसको हम C14 के भी नाम से जानते हैं, इसके द्वारा जो भी काल का निर्धारण किया गया वो हमारा सर्वाधिक मान्य रहा। और इसके द्वारा जो काल का निर्धारण किया गया वो हमारा 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना गया है, जो कि सर्वाधिक मान्य है। और इसके काल के निर्धारण में सभी विद्वानों का अपना अलग अलग मत रहा है, जो कि आपके सामने है। जैसे कि जॉन मार्शल ने बताया कि 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व। मार्टिमर व्हीलर ने बताया 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। माधव स्वरूप वत्स ने बनाया 3500 ईसा पूर्व से 2700 ईसा पूर्व। सीजी गैड ने बताया 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। रेडियो कार्बन डेटिंग के तहत जिसको हम C14 कहते हैं, C14 के तहत
2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, जो कि सर्वाधिक मान्य है और कंपटीशन में पूछा भी जाता है। और अगर हम एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी में 2500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व, हमको सबसे अधिक अगर ध्यान देने योग्य है तो वो सिर्फ रेडियो कार्बन और एनसीईआरटी के द्वारा जो काल निर्धारण किया गया है यही याद करना है, जो कि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन दोनों का लगभग सेम रहता है। चलिए तो अब हम आगे की बात करते हैं हड़प्पा कालीन स्थल की। अगर हम आपकी बात करते हैं तो हड़प्पा कालीन स्थल, जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे स्थल लिखा हुआ है, यहाँ पे वर्तमान क्षेत्र लिखा हुआ है, यहाँ पे इस स्थल के कौन उत्खनन करता रहे हैं वो लिखा है, ये किस वर्ष में इसका उत्खनन किया गया ये लिखा है, ये स्थल किस नदी के किनारे था ये लिखा हुआ है, और यहाँ से कौन कौन से महत्वपूर्ण साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो लिखा हुआ है। तो पहले स्थल की अगर मैं बात करूं तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट स्थल है हमारा हड़प्पा। हम आपको बता दें, वैसे तो हजारों की संख्या में हमारे सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल प्राप्त हुए हैं, लेकिन अभी तक जितने भी प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं यूपी SSS द्वारा या किसी और आयोग के द्वारा, वो आपके सामने ही है। हम क्योंकि हजारों स्थल के बारे में आप नहीं पढ़ सकते हैं, और जो जितने भी इम्पोर्टेंट हैं, जो इम्पोर्टेंट स्थल हैं वो सभी आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो पहले स्थल की मैं बात करता हूँ हड़प्पा स्थल। हड़प्पा जो कि जिसका वर्तमान क्षेत्र है साहिवाल जिला, जो कि पड़ता है पश्चिम पंजाब में, पाकिस्तान में। इसके उत्खनन करता थे हमारे राय बहादुर दयाराम साहनी, और वर्ष था 1921 में। ये स्थल जो हड़प्पा स्थल है वो रावी नदी के किनारे है। यहाँ से अगर हम महत्वपूर्ण साक्ष्य की बात करें तो हमारा जो महत्वपूर्ण साक्ष्य है वो है हमारा कांस्य की गाड़ी, मछुआरे का चित्र और कांस्य का दर्पण। हम आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ पे हम अन्नागार भी लिख सकते थे, क्योंकि यहाँ पे भी अन्नागार की प्राप्ति हुई है, लेकिन क्या है कि जब अन्नागार यहाँ पे लिखते, यहाँ पे भी अन्नागार है, और यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो अन्नागार प्राप्त हुआ है वो हमारे छोटे छोटे अन्नागार प्राप्त हुए हैं। और जैसे कि अब दूसरा स्थल के बारे में हम आपको बताते हैं मोहनजोदड़ो, जिसका वर्तमान क्षेत्र है हमारा लरकाना जिला, जो कि सिंध प्रांत पाकिस्तान में पड़ता है। इसके उत्खनन करता है हमारे राखल दास बनर्जी। सन 1922 में इन्होंने इसका उत्खनन किया था। और मोहनजोदड़ो जो है हमारा सिंधु नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से इसके महत्वपूर्ण साक्ष्य विशाल स्नानागार, और यहाँ से एक महत्वपूर्ण साक्ष्य विशाल अन्नागार, और सभा भवन, एक श्रृंगी पशु वाली मुद्राएं। तीसरा स्थल है हमारा लोथल, जो कि भोगवा नदी के किनारे है। इसके उत्खनन करता रंगनाथ राव है। ये लोथल हमारा अहमदाबाद गुजरात में स्थित है, और ये भोगवा नदी के किनारे है। यहाँ से जो महत्वपूर्ण साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो हमारा गोदीबाड़ा एवं हाथी के दांत प्राप्त हुए हैं। चौथा है हमारा स्थल चन्हूदड़ो हमारा इस समय के वर्तमान क्षेत्र में पाकिस्तान में स्थित है, जो कि पाकिस्तान के सिंध जिले में स्थित है। और इसके उत्खनन करते हैं हमारे अर्नेस्ट मैके एवं NG मजूमदार। इसका उत्खनन सन 1935 ईस्वी में किया गया था। और चन्हूदड़ो हमारा सिंधु नदी के किनारे स्थित है। चन्हूदड़ो से हमारा जो महत्वपूर्ण साक्ष्य प्राप्त हुआ है वो मनके बनाने के कारखाना प्राप्त हुआ है, सबसे इम्पोर्टेंट लिपस्टिक प्राप्त हुआ है, और वक्राकार ईंट प्राप्त हुआ है। वक्राकार ईंट के बारे में हम आपको बता दें कि जिस ईंट का शेप लगभग कर्व टाइप का हो उसे हम वक्राकार ईंट कहते हैं। जैसे कि हमारा जो ईंट होता है लगभग हम लोग जो अभी देखते हैं वो हमारा लगभग रेक्टेंगुलर शेप में रहता है, लेकिन ये जो हमारा वक्राकार ईंट की मैं बात करूं वो हल्का सा घुमा हुआ रहता है, जिसको हम लोग ये देखिए ये कर्व टाइप में है ना, ये कर्व टाइप को ही वक्राकार ईंट कहते हैं। और पांचवा स्थल की अगर मैं बात करूं तो पांचवा स्थल है हमारा कालीबंगा, जो कि अभी वर्तमान क्षेत्र हनुमानगढ़ राजस्थान में स्थित है। इसका उत्खनन करता है अमलानंद घोष।
सन 1953 ईस्वी में इसका उत्खनन किए थे। ये स्थल कालीबंगा जो है हमारा घग्गर नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य जोते हुए खेत, ये हमारा UPSSC कई बार पूछ चुका है। और यहाँ से अग्निहवन कुंड और चूड़िया प्राप्त हुई है। चूड़िया और जूते हुए खेत जो कि हमारे महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं और UPSSC इसको कई बार पूछ भी चुका है। और हाँ, लोथल के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं कि लोथल भी हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हाल ही में UPSSC ने इसके उत्खननकर्ता के बारे में पूछा था कि इसके उत्खननकर्ता कौन है। तो अब हम बात करते हैं आपको बनावली स्थल के बारे में। तो बनावली स्थल जो है हमारा वर्तमान क्षेत्र पंजाब में स्थित है, पंजाब क्षेत्र के रूपनगर में स्थित है। इसके उत्खननकर्ता हैं हमारे यज्ञदत्त शर्मा। सन 1955 ईस्वी में इसका उत्खनन किए थे। रोपड़ जो है हमारा सतलज नदी के किनारे स्थित है और यहाँ से जो महत्वपूर्ण साक्ष्य प्राप्त हुआ था वो हमारा तांबे की कुल्हाड़ी प्राप्त हुआ था। हम आपको बताना चाहते हैं कि जो बनावली स्थित है, बनावली हमारा हिसार जो कि वर्तमान क्षेत्र हरियाणा में स्थित है, इसके उत्खननकर्ता RS बिष्ट थे। सन 1973 में इसका उत्खनन किए हुए थे। यह सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। बनावली हमारी सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से जो सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य प्राप्त हुआ है वो हमारा मिट्टी का हल प्राप्त हुआ है। अब हम बात करना चाहते हैं आलमगीरपुर। आलमगीरपुर वर्तमान क्षेत्र मेरठ अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहाँ के उत्खननकर्ता यज्ञदत्त शर्मा है। इसका उत्खनन सन 1958 ईस्वी में यज्ञदत्त शर्मा द्वारा किया गया था और ये हिंडन नदी के किनारे स्थित है। हिंडन नदी के किनारे स्थित है और हिंडन नदी के किनारे गाजियाबाद भी स्थित है। और हम यहाँ से जो अगर महत्वपूर्ण साक्ष्य के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो महत्वपूर्ण साक्ष्य प्राप्त हुआ है वो हमारा मृद भांडों पर रंगीन चित्रकारी का प्राप्त हुआ है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्थल है सुतकांगेडोर है। सुतकांगेडोर जो वर्तमान क्षेत्र बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। यहाँ के जो उत्खननकर्ता हैं वो RH स्टाइन है। सन 1927 ईस्वी में इसका उत्खनन किया गया था। और सुतकांगेडोर जो है हमारा वो दास्क नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पे जो हमारा महत्वपूर्ण साक्ष्य है वो हमारा बेबी लोन से जो हमारा व्यापार होता था, उस समय की सभ्यता जो व्यापार करती थी बेबी लोन से, उसका साक्ष्य प्राप्त हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट स्थल की अगर मैं बात करूं तो जो हमारा मांडा है, मांडा स्थल की मैं बात करूं, मांडा स्थल जम्मू कश्मीर में स्थित है वर्तमान क्षेत्र। इसके जो उत्खननकर्ता हैं वो जगपत जोशी जी हैं और सन 1982 ईस्वी में इसका उत्खनन किया गया था। ये चेनाब नदी के किनारे स्थित है। मांडा चेनाब नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से जो महत्वपूर्ण साक्ष्य प्राप्त हुआ है वो हमारा ब्लेड प्राप्त हुआ है, हड्डी से निर्मित वाड़ाग्र प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट स्थल सुरकोटदा जो है हमारा वर्तमान क्षेत्र गुजरात में स्थित है। इसके भी उत्खननकर्ता जो हैं हमारे जगपत जोशी जी हैं। सन 1964 ईस्वी में इसका उत्खनन किया गया था। सुरकोटदा हमारी सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से जो महत्वपूर्ण साक्ष्य प्राप्त हुआ है वो हमारा कलश समाधान प्राप्त हुआ है और घोड़े की हड्डी प्राप्त हुई है। नेक्स्ट स्थल की अगर मैं बात करूं तो राखी गढ़ी जो कि वर्तमान क्षेत्र हिसार हरियाणा में स्थित है। इसके उत्खननकर्ता सूरज भान जी हैं। सन 1969 ईस्वी में इसका उत्खनन किया गया था और राखी गढ़ी हमारी घग्गर नदी के किनारे स्थित है। अगर यहाँ के महत्वपूर्ण साक्ष्य की मैं बात करूँ तो यहाँ का जो महत्वपूर्ण साक्ष्य है वो ताम्र का उपकरण है इसका। और उसके बाद नेक्स्ट स्थल की मैं बात करूं तो कोट दीजी हमारा जो स्थल है वर्तमान क्षेत्र सिंध पाकिस्तान में स्थित है और यहाँ के उत्खननकर्ता धुर्रे एवं फजल अहमद खान जी हैं जो सन 1955 ईस्वी में इसका उत्खनन किए थे। ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। यहाँ की अगर महत्वपूर्ण साक्ष्य की मैं बात करूँ तो यहाँ का जो महत्वपूर्ण साक्ष्य है वो मातृ देवी की मूर्तियाँ हैं, मनके हैं, पत्थर के बाणाग्र है, चित्रित मृद भांड है। मनके के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ क्योंकि लोगों के अंदर कुछ न कुछ कन्फ्यूजन्स होते हैं मनके को लेकर कि मनका है क्या चीज़। मनका
का ज़्यादा कुछ नहीं है। मन का जैसे आज के समय में हार रहता है, माला रहता है, उस समय क्या होता था कि हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक पे हड़प्पा के 4 भौगोलिक स्थल। पहला है मांडा, दूसरा है आलमगीरपुर, तीसरा है दैमाबाद और चौथा है हमारा सूतकांगेडोर। इन चारों स्थल के बारे में आपको अभी अभी हम बता चुके हैं, लेकिन इन चारों स्थल को बताने का मेरा मकसद ये था कि आपको ये पता चल जाए कि सबसे पूर्वी स्थल हमारा कौन सा है, सबसे पश्चिमी स्थल हमारा कौन सा है, सबसे उत्तरी स्थल हमारा कौन सा है, सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा है। अब हम चलते हैं पहले स्थल के बारे में। तो पहला स्थल है हमारा मांडा। मांडा यह स्थल अखनूर जिले में अखनूर जिले में चिनाब नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। यह विकसित हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक उत्तरी स्थल है। यह विकसित हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक उत्तरी स्थल है। इसका उत्खनन सन 1982 ईस्वी में जगपत जोशी व मधुबाला ने करवाया था, जैसा कि अभी अभी आपको जस्ट बताया गया था। इसके बाद दूसरा स्थल है हमारा आलमगीरपुर। यह स्थल मेरठ जिले में हिंडन नदी के तट पर स्थित है। हिंडन नदी जो कि हमारा यमुना नदी की सहायक नदी है। इसके उत्खननकर्ता यज्ञदत्त शर्मा द्वारा किया गया था। तीसरा स्थल है हमारा दैमाबाद। यह स्थल महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में प्रवरा नदी के किनारे स्थित है। दैमाबाद सिंधु सभ्यता का दक्षिणी स्थल है। आलमगीर हमारा सबसे पूर्वी स्थल है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है। अब हम बात करते हैं अपना नेक्स्ट स्थल सूतकांगेडोर। यह दास्क नदी के किनारे स्थित है और सबसे पश्चिमी स्थल है। इसका उत्खननकर्ता सर मार्क और स्टाइल ने किया था। हमारे कुछ नोट पॉइंट्स हैं, हम ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 2 नोट पॉइंट्स हैं, तो हम इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। कभी कभी एग्जाम में इसके बारे में भी पूछ लिया जाता है। तो हड़प्पा संस्कृति का संपूर्ण जो क्षेत्र है वो त्रिभुजाकार है। कभी कभी हमसे पूछ लिया जाता है कि इसका जो क्षेत्र है वो किस आकार का है, त्रिभुजाकार है या आयताकार है या वर्गाकार है, किस आकार में है, तो वो त्रिभुजाकार में। और इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका जो क्षेत्रफल है वो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। और दूसरे नोट पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो धोलावीरा स्थल कच्छ गुजरात में स्थित है। और केवल यही एक स्थल ऐसा था जो कि 3 नगरों में स्थित था। मैंने आपको चारों स्थल के बारे में बताया, तो अब हम इन चारों स्थल को थोड़ा सा मैप के द्वारा भी देख लेते हैं। तो सबसे उत्तरी जो हमारा स्थल था वो था हमारा मांडा, जो कि हमारा जम्मू कश्मीर जिले में है। अभी वर्तमान जो इसका क्षेत्र है वो हमारा जम्मू कश्मीर जिले में है। और दूसरा मैंने बताया था कि सबसे जो पूर्वी स्थल है वो है हमारा आलमगीर हमारा है मेरठ जिले में, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। आलमगीरपुर मेरठ। और मांडा हमारा पड़ता है जम्मू एंड कश्मीर में, वर्तमान क्षेत्र। और जो सबसे दक्षिणी स्थल है वो है हमारा दैमाबाद। दैमाबाद कहाँ पड़ता है? दैमाबाद हमारा महाराष्ट्र जिले में पड़ता है। और जो हमारा सबसे पश्चिमी क्षेत्र है वो हमारा सूतकांगेडोर, जो कि हमारा वर्तमान क्षेत्र है बलूचिस्तान पाकिस्तान में। जब हम इसको आपस में, इसके तीनों पॉइंट को आपस में मिलाते हैं तो लगभग हमें त्रिभुजाकार शेप प्राप्त होता है। इसीलिए इसका जो आकार कहा जाता है वो त्रिभुजाकार कहा जाता है।
तो सबसे जो उत्तरी स्थल है वो है हमारा मांडा, जो कि वर्तमान क्षेत्र जम्मू और कश्मीर में स्थित है। सबसे पूर्वी जो क्षेत्र है वो है हमारा आलमगीरपुर, जिसका वर्तमान क्षेत्र मेरठ उत्तर प्रदेश में स्थित है। और सबसे जो दक्षिणी हमारा स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का, वो है हमारा दैमाबाद, जो कि वर्तमान क्षेत्र महाराष्ट्र में स्थित है। और जो सबसे पश्चिमी स्थल है हमारा, वो है हमारा सूतकांगेड़ूर, जिसका वर्तमान क्षेत्र बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। और हम आपसे विदा चाहते हैं। और अगर हमारा ये सेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।